नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर आईजीएसटी के बारे में प्रकाश डालेंगे। हम ये जानते हैं कि एकीकृत माल और सेवा कर जिसको हम आईजीएसटी कहते हैं, ये तभी उत्पन्न होता है जब आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्रापक भिन्न राज्यों के होते हैं। भिन्न राज्य का यहाँ मतलब ये होता है कि आपूर्तिकर्ता किसी एक्स राज्य का होगा तो आपूर्ति प्रापक वाई राज्य का होगा। यदि आपूर्तिकर्ता किसी एक्स राज्य का होगा तो आपूर्ति प्रापक वाई राज्य या संघ प्रदेश का हो सकता है। आपूर्तिकर्ता किसी संघ प्रदेश का है तो आपूर्ति प्रापक किसी राज्य या संघ प्रदेश का हो सकता है, या एक संघ प्रदेश से दूसरे संघ प्रदेश के हो सकते हैं। इस प्रकार से आपूर्ति के स्थान से ही ये तय होता है कि उस पर आईजीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। आपूर्ति का स्थान हम किसे कहते हैं? आपूर्ति का स्थान वह स्थान होता है या वह राज्य होता है जहां माल और सेवा की आपूर्ति की जाती है, और ये राज्य आपूर्तिकर्ता के राज्य से बिल्कुल अलग राज्य होता है। आपूर्ति का स्थान, जिसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं, निर्धारित करने के लिए आईजीएसटी की धारा 10 से 13 तक कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो उसमें अपन सबसे पहला जो प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत है वो आयात निर्यात को छोड़ करके अन्य किसी माल की पूर्ति के स्थान के बारे में है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि माल का आयात निर्यात नहीं हो जाता है और माल की आपूर्ति की जाती है कोई अन्य प्रकार से, किसी प्रकार से माल की जो आपूर्ति की जाती है, तो धारा 10 के अंतर्गत होता है। और उसमें अपन ये देखते हैं कि आपूर्ति की प्रकृति के अनुसार आपूर्ति का स्थान कैसे निर्धारित होता है, ये इसके अंतर्गत हम देखेंगे। जैसे जब माल का गमन यानी जिसको हम मूवमेंट कहते हैं वो यदि आवश्यक होता है, यानी ज़रूरी होता है कि भाई माल का मूवमेंट होगा, वो एक जगह नहीं है तो चाहे ये जो गमन है वो आपूर्तिकर्ता के द्वारा हो या फिर आपूर्ति प्रापक द्वारा हो या अन्य व्यक्ति के द्वारा हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपूर्ति का स्थान है वह स्थान जहाँ पर माल का गमन समाप्त हो जाएगा उसी को हम आपूर्ति का स्थान कहते हैं। जैसे जयपुर से भोपाल को माल भेजा जा रहा है, तो यदि आपूर्तिकर्ता ने जयपुर से भोपाल को माल भेजा है तो भोपाल जो होगा वो आपूर्ति का स्थान होगा, क्योंकि वहाँ पर उसका मूवमेंट समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई माल के गमन के अलावा जब किसी तृतीय पक्षकार के निर्देश पर आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति प्रापक को या अन्य किसी प्रतिनिधि को माल के गमन से पूर्व या माल के गमन के दौरान माल के अधिकार पत्रों के हस्तांतरण के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से माल की सुपुर्दगी दी जाती है, यानी जब कोई तृतीय पक्ष के निर्देश पर जब आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति प्रापक को या अन्य किसी प्रतिनिधि को माल के गमन से पूर्व यानी रवाना करने से पूर्व या माल के गमन के दौरान भी हो सकता है कि उसके अधिकार पत्रों का हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो तृतीय व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान जो है वही आपूर्ति का स्थान होगा। जैसे उदाहरण के लिए मुंबई का एक व्यापारी दिल्ली के व्यापारी को माल बेचता है और दिल्ली का जो व्यापारी है वो सुपुर्दगी कलकत्ता के ग्राहक को देने को कहता है, तो यहाँ पर आपूर्ति का स्थान दिल्ली होगा न कि कलकत्ता। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड में देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट के अंदर जो अपन ने अभी देखा उसमें जो माल था उसके हिसाब से तो चूँकि मुंबई का व्यापारी माल दिल्ली के व्यापारी को माल बेचता है और वो माल दिल्ली के व्यापारी के निर्देश पर कलकत्ता के पास जाता है, तो उसका गमन तो समाप्त कलकत्ता में होता है। लेकिन यदि मान लीजिए दिल्ली का व्यापारी अगर निर्देशित करके उसको कलकत्ता भेजने के लिए कहता है,
तो चूंकि माल दिल्ली के व्यापारी को बेचा गया था, इसलिए उसका आपूर्ति का स्थान दिल्ली ही होगा, न कि कलकत्ता। तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि यदि माल का गमन जरूरी नहीं हो, ये अभी अपने देखा कि माल के गमन के दो रूप थे। यदि माल का गमन जरूरी नहीं हो तो फिर जो आपूर्ति का स्थान होगा वो प्रापक या प्राप्तिकर्ता व्यक्ति का जो स्थान, या इसको जो सुपुर्दगी का स्थान है, यानी प्रापक व्यक्ति जहाँ पर सुपुर्दगी लेता है, जहाँ पर वो सुपुर्दगी लेता है जब गमन आवश्यक नहीं हो, तो मान लीजिए जैसे जयपुर से ही भोपाल का व्यापारी है, वो सुपुर्दगी ले लेता है, तो वो ऐसी स्थिति में तो वो जयपुर ही उसके सुपुर्दगी का स्थान हो गया, यदि उसको मूवमेंट ज़रूरी नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में प्रापक या प्राप्तिकर्ता को जो सुपुर्दगी का स्थान है वही उसकी आपूर्ति का स्थान होगा। जब माल को एकत्रित और स्थापित किया जाता है, एक स्थिति ये हो सकती है कि जब माल को कलेक्ट किया जाता है और उसको कहीं न कहीं एस्टेब्लिश किया जाता है, तो माल को जहाँ पर एकत्रित या एस्टेब्लिश किया जाता है वही जो स्थान है वो उसकी आपूर्ति का स्थान होगा। जहाँ माल की आपूर्ति वाहन के बोर्ड, यानी जो वाहन का जो बोर्ड है, जैसे जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन या मोटर वाहन पर होता है, तो उसके ऊपर अगर माल की आपूर्ति की जाती है तो फिर माल को बोर्ड पर लेने का स्थान पूर्ति का स्थान होगा। यानी ऐसी स्थिति में जो माल है उसको बोर्ड पर लेने का जो स्थान होगा वही पूर्ति का स्थान होगा। तो भाई जैसे मान लीजिए एक वाहन है, वो उसको जो है उसके ऊपर कोई भी रास्ते के अंदर मान लीजिए ऑन बोर्ड कोई सामान उसके ऊपर लदाया जाता है, जा रहा है कोई जहाज, हवाई जहाज, तो जहाँ पर ये सामान दिया जाता है वही उसकी पूर्ति का स्थान होगा, जहाँ पर उसको लदाया जाता है माल को, तो वही उसकी आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। तो इस तरीके से ये माल की सामान्य आपूर्ति के बारे में ये जो है ये नियम हैं। जब आयात निर्यात नहीं किया जाता है तो आपूर्ति का स्थान कैसे निर्धारित होता है ये बताया गया है। इसी तरीके से अपना दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि माल की आयात निर्यात अगर किया जाता है तो फिर आपूर्ति का स्थान क्या होगा, ये धारा 11 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर एक बात ये स्पष्ट करने की है कि जब माल का आयात किया जाता है तो वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानी जाती है। उस आयातित माल के ऊपर BCD यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी तो दे होती ही है,